फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है वह रूबिया। हर्ष से मेरी मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई थी। 5 मिनट की उस मुलाकात में बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान भी हो गया। मेरी खुद की वेबसाइट भी है जिसमें मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स की तस्वीरें डाल रखी हैं। उनके विक्रय मूल्य के साथ मैंने अपने बिजनेस कार्ड पर अपनी वेबसाइट के लिंक पर उंगली रखते हुए हर्ष से कहा, जी बिल्कुल, मैं ज़रूर आपकी पेंटिंग देखूंगा। फिर आपको टेक्स्ट मैसेज भेजकर फीडबैक भी दे दूंगा। आर्ट गैलरी में तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बार गया हूँ, पर आपके जैसी कलाकार से कभी नहीं मिला। योर एवरी पेंटिंग इज सेइंग 1000 वर्ड्स। हर्ष ने मेरी पेंटिंग पर गहरी नज़र डालते हुए कहा। हर्ष, आपसे मिलकर बड़ा हर्ष हुआ। स्टे इन टच। मैंने उस वक्त बड़े हर्ष के साथ हर्ष से कहा था। इस संक्षिप्त मुलाकात में मुझे वह कला का अद्वितीय पुजारी लगा था। बात तो 5 मिनट की हुई थी, पर मैं आधे घंटे से दूर से उसकी गतिविधियां देख रही थी। वह हर पेंटिंग के पास रुक रुक कर समय दे रहा था। साथ ही एक छोटी सी डायरी में कुछ नोट्स भी लेता जा रहा था। लगता है यह कोई बड़ा कला पारखी है। उस वक्त उसे देखकर मैंने सोचा था, हर्ष से हुई उस मुलाकात को 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान न उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना ही मैंने उससे। मेरी वेबसाइट से मेरी पेंटिंग्स की बिक्री ना के बराबर हो रही थी। मैं हर तरह से उनके प्रचार की कोशिश कर रही थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट का लिंक भेज रही थी। मुझे मतलब नहीं था कि वे मुझे ज़्यादा जानते हैं या कम। मुझे तो बस एक जुनून था, कला जगत में एक पहचान बनाने और नाम कमाने का। इस जुनून के चलते मैंने एक टेक्स्ट मैसेज हर्ष को भी भेज दिया। क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने आ सकती हो? तत्काल ही उसका जवाब आया। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था। 5 मिनट की संक्षिप्त मुलाकात के बाद वो 6 महीने तक गायब था, और जब किसी वजह से मैंने उसे एक मैसेज भेजा तो सीधे मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहता है। अजीब दुनिया है यह। मैं मन ही मन गुनगुनाई और फिर टेक्स्ट मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन यूं ही आने वाली कला प्रदर्शनी की तैयारी में निकल गए, और बाद में मैं भी हर्ष के मैसेज को भुलाकर अपने स्तर पर अपनी कला को बढ़ावा देने में जुटी रही। कुछ दिनों के बाद अचानक उसका फोन आया, फिर से मेरे साथ कॉफी पीने का आग्रह के साथ। न तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें, फिर यह बेवजह कॉफी पीने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें किसी वजह से एक मैसेज भेज दिया, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं फालतू में तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए इच्छुक हूँ। मेरा दो टूक जवाब था। मैंने तुम्हारी कला और उसकी गहराई को समझा है, और उस जरिए मैं तुम्हें भी जाना है। मैं तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी दुनिया एम एफ हुसैन की करती है। मैंने जब तुम्हारा नाम पहली बार अपने मोबाइल में डाला था तो उसके आगे पेंटर सफिक्स लिख कर डाला था। अभी भी तुम मानो या ना मानो, एक दिन तुम कला के क्षेत्र में एम एफ हुसैन को मात दे दोगी। रही बात हमारी जान पहचान की, तो वह आगे बढ़ाने से ही बढ़ेगी ना। अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। हर्ष के शब्दों का मुझ पर असर होने लगा। अपनी तारीफों के सम्मोहन में जकड़ी हुई मैं अब उससे घंटों फोन पर बातें करती। हर बार वह मेरी और मेरी कला की जमकर प्रशंसा करता। उसकी बातें मेरे ख्वाबों को पंख दे रही थी। मन में बरसों से पड़े शोहरत की चाहत के बीज ने अंकुर फूटने लगा था। मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ जितनी कि हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर भी नहीं कर सकते। महीनों हो गए तुम्हें कॉफी पर आने के लिए कहते कहते। इतने पर तो कोई पत्थर भी चला आता। एक दिन हर्ष ने कहा, आखिर किस पत्थर दिल पर ऐसी बातों का असर ना होता। मैं उससे अक्सर मिलने लगी। अब इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका था और परिचय गहरी दोस्ती में बदल चुका था। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान हर्ष ने बताया कि वह विवाहित है और उसकी 3 साल की बेटी भी है। उसकी पत्नी मीनाक्षी लोकल विश्वविद्यालय में संस्कृत प्रवक्ता थी, और वह स्वयं कोई काम नहीं करता था। मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? मेरे एमएलए पिता ने काफी कुछ कमा रखा है। अगली बार मुझे भी एमएलए का टिकट मिल जाएगा। क्या रखा है 2-4 कौड़ी की नौकरी में? हर्ष ने बड़ी अकड़ के साथ कहा। जब नौकरी से इतना ही परहेज है तो फिर मीनाक्षी जैसी नौकरीशुदा से क्यों शादी कर ली तुमने? मैंने दुविधा में पड़कर पूछा। बेवकूफ है वह, अपनी ढपली अपना राग अलापती है। शादी से पहले उसने और उसके परिवार वालों ने वादा किया था कि वह शादी के बाद नौकरी छोड़ देगी, लेकिन बाद में उसका रंग ही बदल गया।
और उसने अपनी बहनजी वाली नौकरी नहीं छोड़ी। वह नहीं जानती कि एमएलए परिवार में किस तरह रहा जाता है। हर्ष का चेहरा अंधे अभिमान से दबदबा रहा था। उसके जवाब को सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। मेरी चेतना मुझसे कह रही थी कि मेरा मन एक गलत आदमी के साथ जुड़ने लगा है, मगर चाहे अनचाहे में मैं इस डगर पर आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी बातों में, मेरी तारीफों के पुल और उसके एमएलए पिता के ताल्लुकात में मुझे अपनी शोहरत में दिए का तेल मिलता सा लगता था। इस दिए की टिमटिमाहट की चमक हर्ष के सच की कालिमा को ठीक से नहीं देखने दे रही थी। तुम मेरे लिए मंदिर में रखी एक मूर्ति के समान हो। मैं जो कहूँ वह बस सुन लिया करो, मगर उसे ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और इस रास्ते पर तुम्हारे साथ ज्यादा लंबा नहीं जा सकता। उसने साफ साफ कहा। मुझे पता है हर्ष, तुम शादीशुदा हो। मैं भी तुमसे उस तरह की कोई उम्मीद नहीं कर रही हूँ, मगर समझ में नहीं आता कि अब हम दोनों जानते हैं कि हम इस रास्ते पर आगे नहीं जा सकते हैं, तो ये बेवजह की मुलाकातें किस लिए हैं। इबादत करता हूँ मैं तुम्हारी। मैं तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। मैं अपने लिए तुमसे किसी तरह की उम्मीद नहीं करता, बस एक सच्चा दोस्त बनकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगले साल थाईलैंड में होने वाली प्रदर्शनी के लिए तुम्हें ललित कला एकेडमी स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा। मेरी डैडी के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, इसीलिए ऐसा कर पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हारी दो चार इंटरनेशनल प्रदर्शनियां हो गई तो फिर तुम्हें मशहूर होने में देर नहीं लगेगी। यह सुनकर मैं मन ही मन गदगद हो रही थी। मैं अक्सर सोचा करती कि मैं मशहूर हो पाऊं या ना हो पाऊं, पर कम से कम मेरे पास एक इतना बड़ा प्रशंसक तो है। देखा जाए तो क्या कम है। अब हमारी मुलाकात रोज होने लगी थी। हर्ष के मेरे पति इबादत अब किसी और भाव में बदलने लगी थी। जो हर्ष पहले मुझे अपने सामने बिठाकर मुझे देखने मात्र की और मेरी पेंटिंग्स के बारे में बातें करने की चाहत रखता था, वह अब कुछ कर वह अब कुछ भी और चाहने लगा वह कुछ और भी चाहने लगा था। एक चीज मांगू तुमसे? क्या? क्या मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बार प्लीज। पता है मुझे क्या लगता है? क्या? कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और वक्त बस वहीं ठहर जाए। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा कितना सम्मान करता हूँ। और मैं कठपुतली से उसकी बाहों में समा गई। इबादत करता हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हें आकाश की बुलंदियों को छूते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे बालों को सहलाते हुए उसका पुराना एक आलाप जारी रहा। हर्ष प्लीज, अब घर जाने दो मुझे। एक तो पेंटिंग्स पूरी करनी है कल शाम तक। ठीक है, जल्दी फिर मिलूंगा। इस हफ्ते मौका मिलते ही डैडी से तुम्हारे लिए ललित कला एकेडमी की स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद हम फिर से अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में सामने सामने बैठे थे। डिनर खत्म होते होते रात की स्याही बढ़ने लगी थी। कई दिनों की लगातार बारिश के बाद आज दिन भर सुनहली धूप चमक रही थी। हर्ष ने रेस्टोरेंट के पास के पार्क में टहलने की इच्छा व्यक्त की। मौसम मनभावन था। पार्क में टहलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट, इसलिए बिना किसी नानुकुर के मैंने हामी भर दी। जरा उधर तो देखो, क्या चल रहा है। हर्ष ने पार्क के कोने में लताओं के झुरमट पर झूलते हुए कबूतर कबूतरी की जोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। देखो, यह एक प्राकृतिक भावना है। कोई भी जीव इससे अछूता नहीं है, फिर हम ही इससे कैसे अछूते रह सकते हैं? हर्ष, जो तुम कहना चाहते हो साफ साफ कहो, पहेलियां ना बुझाओ। कहना क्या है? तुम्हें तो पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और शहर भर में मेरे एमएलए पिता की बड़ी इज्जत है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा आगे तो नहीं जा नहीं पाता, मगर जैसी गहरी दोस्ती तुम्हारे और मेरे बीच में है, उसमें मेरा इतना हक तो बनता ही है कि मैं कभी कभार तुम्हारा चुम्बन ले लूं। और फिर इसमें हर्ष ही क्या है? यह भावना तो प्रकृति की देन है और हर जीव में बनाई है। मेरे कोई प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह मुझे एक बड़े से पेड़ की आड़ में खींच चुका था और कुछ कहने को खुलते हुए मेरे होठों को अपने होठों से सील चुका था। एक दिन तुम दुनिया की सबसे अच्छी चित्रकार बनोगी। तुम्हारी पेंटिंग दुनिया की हर मशहूर आर्ट गैलरी की शान बढ़ाएगी। कई महीनों से डैडी बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैंने उनसे तुम्हारी स्कॉलरशिप के बारे में बात नहीं कर पाया, मगर आज घर पहुंचते ही सीधा उनसे यही बात करूंगा। चंद पलों की इस अवांछित समीपता के बाद उसने मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए अपनी एकालाप दोहराया।
मैंने बिना कुछ कहे अपना सिर उस कठपुतली की तरह हिलाया, जिसकी डोर पर हर्ष की पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। रिलैक्स डार्लिंग, जल्द ही तुम एमएफ हुसैन की श्रेणी में खड़ी होगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पर छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। उसने अपनी कार का दरवाजा मेरे लिए खोलते हुए कहा। फ्लैट पर आते आते काफी रात हो चुकी थी। हर्ष बाहर से गुड बाय कहकर चला गया। मेरे मन में अजीब सी उहापोह मची थी। जाने अनजाने एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जिस पर चलकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होना था। इस रास्ते पर चलते हुए दूर दूर तक कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी। यह सफर तो शायद एक भूल भुलैया ही सिद्ध होना था। तो फिर क्या हो रहा था मेरे साथ? क्या यह रास्ता मेरी नियति थी या फिर मेरी कमजोरी? ढेरों बातें मन मस्तिष्क में प्रश्न चिन्ह अंकित कर रही थी। हर्ष और मेरी पहचान को अब करीब करीब 2 साल हो चुके थे। क्या वह वाकई मेरी इबादत करता है? अगर हाँ, तो यह किस तरह की इबादत है? क्या यह सचमुच ऐसा सोचता है कि मैं एक दिन कला जगत के शिखर पर पहुंचूंगी और मुझे आगे बढ़ाने में सच्चे मित्र की तरह मेरी मदद करना चाहता है? यदि हाँ, तो इन 2 सालों में उसने मेरी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा प्रयत्न किया है? सवालों के बोझ से दबी हुई आखिर में नींद के आगोश में खो गई। दूसरे दिन भी मन उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगा रहा, मगर ये सारे सवाल बार बार बिना जवाब के ही रह जाते। पिछले 2 सालों में मैं हर्ष में इतनी मशगूल थी कि मेरे अन्य मित्र भी मुझसे दूर हो चुके थे। आज अकेले बैठे बैठे मुझे उन सबकी बड़ी याद आ रही थी। अंत में मैंने श्रेया के यहाँ जाने का फैसला किया। बहुत दिनों के बाद आई हो बेटी, कहाँ गुम हो गई थी इतने दिनों से? कोई खोज खबर ही नहीं थी तुम्हारी। श्रेया के घर में घुसते ही उसकी माँ ने मुझे अपने गले से लगाकर पूछा। उनका प्यार भरा स्वर मेरी आंखों को नम कर गया। बस यूं ही आंटी कुछ बड़े पेंटिंग्स प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, इसलिए जरा वक्त नहीं मिल पाया। पर विश्वास करिए, ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने आपको याद न किया हो। मैंने आंखों के कोरों को रुमाल से पोंछते हुए कहा। चलो, यह सब छोड़ो और बताओ, चाय लोगी या कॉफी? आंटी ने मेरी दोनों कंधे पकड़कर मुझे सोफे पर बैठाते हुए पूछा। चाय कॉफी छोड़िए आंटी, यह बताइए श्रेया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतने दिन बाद आई हो, कुछ खाओ पियो तो सही। तब तक श्रेया भी आ जाएगी। आज उसका सितार वादन का बहुत बड़ा मंच प्रदर्शन है। बड़ी उम्मीदें हैं उसे अपने प्रदर्शन से। कई महीनों से तैयारी में जुटी थी। अपनी बेटी के बारे में बताते बताते आंटी भावुक हो गई थी। मेरी सबसे प्रिय मित्र का इतना बड़ा मौका है और मुझे इस बात की कोई खबर ही नहीं। सोचते हुए मन ही मन ग्लानि महसूस हो रही थी। आंटी से गपशप करने में 1 घंटा पास हो चुका था। तभी घंटी बजी। आंटी के दरवाजा खुलते ही श्रेया आंधी तूफान की तरह घर में घुसती हुई अपनी माँ से लिपट गई। उसका चेहरा उत्साह से दमक रहा था। मम्मी, मम्मी, पता है आज मेरे मंच प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ? श्रेया खुशी से चहक रही थी। माँ के कुछ कहने के पहले ही वह फिर से चहकने लगी। अपने शहर की एमएलए साहब अपने परिवार के साथ आई थी, वहाँ प्रमुख अतिथि बनकर। पता है, उनका बेटा तो प्रदर्शन खत्म होने के बाद अलग से मुझसे मिलने आया था। हर्ष नाम है उसका। उसने कहा मेरे सितार वादन में बहुत दम है। योर म्यूजिक इज द फूड ऑफ द शो। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि मैं एक दिन पंडित रविशंकर की तरह हिंदुस्तान की सबसे मशहूर सितार वादक होंगी। वह अपने डैडी से भी बात करेगा मुझे कोई अच्छी स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए। अचानक श्रेया की नज़र मुझ पर पड़ी और वह खुशी से मेरी तरफ लपकी। मैं दूर बैठी अपने मन के भावों को छिपाने का प्रयास कर रही थी। श्रेया कुछ कह पाती उसके पहले ही मैं खड़ी हो चुकी थी। मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी, बस जल्दी से जल्दी अपने फ्लैट पर वापस जाना चाहती थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल से चल रही हर्ष और अपनी कहानी का सही अंत ढूंढना चाहती थी। श्रेया, प्लीज मुझे अभी अपने घर जाने दो। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। घर जाकर पूरी तरह से आराम करना चाहती हूँ। जल्दी ही फिर किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगी। तुम तब जम कर गपशप करेंगे हम दोनों। मैंने श्रेया के चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा चेहरा कुछ पीला सा लग रहा है। बेहतर होगा तुम अपने घर जाकर आराम करो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगी। अब श्रेया की आंखों में मेरे लिए चिंता साफ झलक रही थी। सुरमई शाम अब तक अंधेरी की चादर ओढ़ चुकी थी, मगर मेरे मन पर 2 वर्षों से छाया अंधेरा खत्म हो चुका था।
मैं अब हर्ष के व्यक्तित्व में छिपे बहुरूपिये को साफ साफ देख पा रही थी। जो व्यक्ति अपने घर में बैठी कॉलेज प्रवक्ता ध्याता को बेवकूफ समझता हो, तो उससे किसी और स्त्री के सम्मान की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कैसे कद्र कर सकता है वह किसी दूसरे की कला की? मैंने अब तक जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाया था, वह अपनी खुद की मेहनत और प्रतिभा के बूते कमाया था, किसी अनपढ़ एमएलए के बिगड़ैल बेटे की सिफारिश से नहीं। मेरी और हर्ष की कहानी की शुरुआत ही गलत थी। वक्त के साथ साथ इसमें जितने ज्यादा अध्याय जुड़ते जा रहे थे, वह उतनी ही घटिया होती जा रही थी। मेरे मन के दर्पण पर छाई धुंध साफ हो चुकी थी और इसमें बसे हुए हर्ष के चेहरे की हकीकत खुलकर नजर आने लगी थी। वह मेरी जिंदगी में आया था मुझे पतन की फिसलन पर ले जाने के लिए, शोहरत की बुलंदियों पर ले जाने नहीं। इससे पहले कि यह कहानी घटिया से घिनौनी हो जाए, इसे तुरंत खत्म कर देना जरूरी है। अतः मैंने उसी समय उससे कभी न मिलने का पक्का फैसला कर लिया और फिर इसी निश्चय के साथ मैंने हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाला और हर्ष का फोन नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। सच में दोस्तों, जीवन में आने वाले ऐसे लोगों से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उसके लिए हमारी नज़रों का पारखी होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।